जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भारतनामा की सीरीज़ में जो मैं हमारे महापुरुषों का दर्शन करवाना चाहता हूँ उसे अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, ताकि बाकी के लोग जो हैं, जो हमारे सनातनी हिंदू हैं, वो भी अपने महापुरुषों से परिचित हो जाए। आजकल मैं मित्रों एक दीपक करंजीकर जी का घात सूत्र नामक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। बहुत अत्यंत सुंदर पुस्तक है ये। दीपक जी ने 1912 से 2016 के नोटबंदी तक पूरे जगत के अर्थ व्यवहार का पाठ पुरावा किया है। उसके 100 साल के इस इकोनॉमिक्स के इतिहास को उन्होंने ये पुस्तक में लिखा है। सारे विश्व के प्रमुख राजकीय षड्यंत्र और उसके पीछे का पैसे का झोल उन्होंने उजागर किया है। कसम से कह रहा हूँ, ये मैं तो अभी तो 50-60 पन्ने मैंने पढ़ लिए हैं, लेकिन वो पढ़ के चकरा गया हूँ कि भाई हमारे इस विश्व के इतिहास के गर्भ में हमें पता ही नहीं है क्या क्या छुपा के रखा है। केवल अद्भुत, केवल अद्भुत। वहाँ पे मित्रों शुरुआत में ही टाइटैनिक का भी संबंध है। वहाँ उस संदर्भ में लिखा है कि टाइटैनिक का विषय ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ विषय था। उसमें जेपी मॉर्गन, रॉथफील्ड और ये डीप स्टेट कहते हैं ना, वो बुड्ढा था ना, अब उसका नाम भूल गया मैं। जेपी मॉर्गन ने वहां पे कैसा कांड किया था। टाइटैनिक में 3 सबसे बड़े 3 अमेरिकी अरबपतियों की मौत हो गई थी। दुर्भाग्य है ये पुस्तक मराठी में है। इसका नाम है घात सूत्र, दीपक करंजीकर। 110 साल के षड्यंत्र को समझाने में मित्रों दीपक जी को 800 पन्ने लिखने पड़े हैं। 800 पन्ने, बताओ भाई। दीपक जी को प्रणाम और दीपक जी को धन्यवाद। मूल में क्या है मित्रों, जो हम लगातार 3 साल से कह रहे हैं, ये सत्ता संघर्ष, विवेक अविवेक, नीति अनीति, धर्म अधर्म की लड़ाई सब जगह मानवीय इतिहास में चलती आ रही है। हम भी आजकल कुछ और कर रहे हैं क्या, बताइए। हाँ, हमारे राघोबा दादा के ईर्ष्या ने पूरे हिंदू पद पातशाही के 40-45 साल के शत्रु को ये ईर्ष्या ने आप्त बना डाला, अपना बना डाला। राघोबा दादा की ये पहली बड़ी गलती थी। 40-45 साल से सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सनातनी हिंदू, हमारे मावड़े, हमारे सरदार, उनके त्याग का फिर फायदा क्या हुआ? बस अटक तक जाके आए, विजयी होके आए, ये फायदा मिला? हमारे सनातन को, हमारे धर्म को क्या फायदा मिला? हमारे भारत माँ को इन स्वार्थियों ने बार बार अंधेरे में ढकेलने का प्रयास किया, राघोबा दादा जैसे देशद्रोहियों ने। मिरज और सांगली का संपूर्ण अधिकार, जैसे मैंने कहा, गोपाल राव को सौंप के माधवराव उन्हीं के साथ नीचे कर्नाटक में तुंगभद्रा के किनारे रायचूर तक मुहिम पे निकल गए। वहां पे थोड़ी फार मुलुकगिरी उन्होंने की और 50-60 हजार का कुछ राजस्व उनको वहां पे मिला है। अगले वर्षा ऋतु में माधवराव पुणे लौट आए। 13 जून को आते ही पता चला कि दरबार का वातावरण बहुत स्फोटक बन चुका है। मल्हारबा वाफगांव से, अपने पैतृक गांव से पुणे आए हैं। अखंड चर्चाओं का दौर शुरू है। दादा लीपापोती का प्रयत्न हर जगह करते घूम रहा था।
अपनी अंतस्थ लालच को छिपाने की नाकाम कोशिशें राघोबा दादा पुणे में लगातार करता रहा। एक बार तो खुद पे त्रस्त होके दादा ने भर दरबार में कहा, अगर आप मुझसे सहमत नहीं हो तो मैं पेट पालने के लिए कहीं और जाता हूं। पेट पालने के लिए? आप तो संन्यास आश्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे राघोबा दादा। 13 जून के बाद क्या बोले? अगर आप मुझसे सहमत नहीं हो तो मैं पेट पालने के लिए कहीं और चला जाता हूं। हमारे आबा पुरंदरे थे, आबा पुरंदरे को मुंह पे बोल दिया, या तो आप रहो या मुझे रहने दो। अब इस चर्चा के बीच में हमारे वयस्क त्र्यंबक मामा ने तुरंत हड़काया, उत्तम, चलो बहुत बढ़िया, चलो मुझे मेरे यात्रा पे जाने के लिए अनुमति तुरंत दे दो। आशा है मेरे जाने से गृह कलह पूरी तरह से मिट पाएगा। लेकिन राज्य के हितों की बात चल रही है, अपने विवेक से हल ढूंढने की कोशिश करे। दूसरे के दिमाग से जुबान चलाना और उससे तर्क देना ठीक नहीं है। वडील बंधु कैलाशवासी होने के बाद आप हमारे सबसे ज्येष्ठ हो। सबको साथ लेके हिंदवी स्वराज्य को आगे बढ़ाने के बजाय फिर से मुगलाई शासन के अंकित होने से क्या फायदा मिलेगा? पारतंत्र में पंच पकवान खाने के बजाय स्वराज्य में भूखा रहना हम पसंद करेंगे। उत्तर में दादा तुरंत बोल पड़ा, मामा आप माधवराव के साथ कारभार चलाइए। माधवराव दरबार से उठकर त्र्यंबक मामा को साथ लेके बाहर के सज्जा पे चले गए। माधवराव को सहन ही नहीं हुआ जो दादा कह रहे हैं। सज्जा पे गए तो वहां उन्हें मल्हारबा आते दिखे। मल्हारबा ठहरे, मल्हारबा से वो मिले। गंगोबा भी मल्हारबा के साथ था। मल्हारबा ने अपना सबका साथ सबका विकास की रट लगाई और गंगोबा ने दरबार में दो फाड़ हुई विरोधी मानसिकता का खुले में जिक्र किया। मल्हारबा ने दोनों पक्षों को सिरे से खारिज करके मराठा एकता को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। मैंने इन सामान्य चर्चा को विस्तार इसलिए मैं दे रहा हूं कि पहली बार मित्रों, पहली बार हमारे हिंदू पदपातशाही मराठे शाही में प्रांत और जाति के नाम पर द्वेष उत्पन्न कराया गया। इससे दरबार के सारे बुद्धिजीवी उस बात से परेशान थे कि भाई वर्ण व्यवस्था को संकीर्णता में ढकेल के एक दूसरे से अलग करने की ये दयनीय कोशिशें हो रही थी पुणे दरबार में। और वो किसके लिए? वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। बाकी क्या था? स्वयं स्वार्थ इतना बड़ा हो गया, राष्ट्र से बड़ा तुम्हारा स्वयं स्वार्थ हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। श्री शिवराय के दिव्य संकल्प को तिलांजलि देने का प्रयत्न इन राघोबा दादा और उसके जो पक्षधारी थे ना, वो लगातार आप करते घूम रहे थे। आज गत 1 साल से मित्रों मराठी सत्ता और अर्थकरण में मराठी सत्ता पूरी तरह से उलझी गई थी। इससे क्या हुआ? सैन्य बल, युद्ध सामग्री, चौकियां, विस्तारित जो प्रदेश था उनकी व्यवस्था करनी थी। लेकिन कुछ नहीं हो सका। जो छोटे मोटे रियासतदार थे उनका बर्ताव भी बेलगाम हो चुका था। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण विषय सामने रहते हुए एकमात्र सत्ता प्राप्ति जैसे तुच्छ विषय के पीछे सारा परिवार, सारा पेशवे परिवार, सारे मराठी सरदार लिप्त होके पड़े थे। राज्य के तात्कालीन प्रश्न और उपाय पे मित्रों
नाना पुरंदरे जी ने एक व्हाइट पेपर भी दरबार में रखा था। उस पे इन्हीं बातों पे, यानी आज की परिस्थिति क्या है, उस पर उपाय क्या करने चाहिए, ये सब डिटेल नाना पुरंदरे ने बताए थे। अब दरबार में चर्चा उस पर होना ज्यादा अपेक्षित था, है ना। संसद क्यों होती है? संसद प्रश्नों के लिए तो होती है। प्रश्न क्या निकाले जाते हैं? झूठा मूठा कोई एकाध दूसरा कहीं से न पश्चिम से सवाल आता है, हमारा अधेड़ युवा वहां पे चिल्लाने लगता है, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग, आपने देखा होगा ना। पेशवे दरबार में भी चर्चा उस वक्त की तात्कालीन परिस्थिति और उसके ऊपर के उपाय पे होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। चर्चा सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व सत्ता पे किसका रहेगा, इस पे चल रही थी। ये सब छोड़ के 7-8 महीने दादा ने ये आत्मविनाशी खेल खेला है, लेकिन नाना पुरंदरे जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुद्धिजीवी गंभीर कारोबारी अधिकारी ने, मैं नाना जी का आपको बता दूं, नाना पुरंदरे का मित्रों, नाना पुरंदरे शाहू महाराज के मृत्यु के बाद यानी 1750 के बाद राम राजा ताराबाई इन दोनों का कारोबार वो वहां पे सातारा में देखते थे। सदाशिवराव भाऊ का तो नाना पुरंदरे जीवश्च कंठश्च मित्र थे, और उसी के चलते नाना पानीपत में भी लड़ने गए थे। केवल और केवल ईश्वरी कृपा की, रात का अंधेरा था, जख्मी हालत में पठानों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और वहीं जख्मी हालत में वो पुणे लौटे। उनके गैर हाजिरी में पुणे में सखाराम बापू ने, यानी दादा ने, क्योंकि दादा की परछाई सखाराम बापू थे, चेहरा दादा का था, सखाराम बापू की बुद्धि थी। इन दोनों ने जो वहां पे गंध फैलाई है, नाना भौचक के रह गए आने के बाद। लेकिन नाना आहत थे, बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो नौकर थे, शासक तो नहीं थे। ज्येष्ठ संशोधक और गुरुवर्य भाऊ साहब की बखर के निर्माता नाना पुरंदरे को ही मानते हैं, क्योंकि इस राज्य के भविष्य पर जो व्हाइट पेपर, जो भाष्य नाना पुरंदरे ने दरबार में किए थे, वहीं तंतोतंत नाना के ये व्हाइट पेपर की कॉपी भाऊ साहब बखर में लिखी है। आप मतलबी स्वार्थी पक्ष नाना के सूचना को लगातार नाकारता रहा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नाना पुरंदरे के जितने भी उपाय थे वो उनको सही लगने ही नहीं थे, क्योंकि उनको अपने अधिकार और आर्थिक स्वैराचार जो ये लोग कर रहे थे उस पर लगाम लगने का डर इन देशद्रोहियों को सता रहा था। आज भी वही चल रहा है। सखाराम बापू हो, दादा हो या जानोजी भोसले हो, और मल्हारबा को भी हम छोड़ नहीं सकते। केवल और केवल वयस्क है, उनकी लीगेसी बहुत बड़ी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मल्हारबा ने अपने जीवनी में सारे हिसाब किताब ठीक तरह से पेशवा तक पहुंचाए, बिल्कुल नहीं पहुंचाए। नाना पुरंदरे जैसे ज्येष्ठ को दबाने का काम, उन्हें चुप कराने का काम ये दादा ने किया, लेकिन नाना पुरंदरे जैसे बुद्धिजीवों को पूरी तरह से चुप करने की औकात राघोबा दादा में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए दादा चाहता था कि नाना पुरंदरे अपने वाड़ा सासोड़ में चले जाए। पुणे से 30 किलोमीटर नजदीक एक सासोड़ गांव है, वहां पे नाना पुरंदरे का घर है, वहां पे वो लोग चले जाए। लेकिन नाना नहीं गए। स्वराज्य के लिए पुणे दरबार में नाना अखंड मरते दम तक थे। श्री शिवराय के अष्ट प्रधान में से एक थे गोपीनाथ पंत। नाना पुरंदरे मित्रों उनके वंशज थे, और
नाना पुरंदरे वही हैं जिन्होंने शनिवारवाड़ा निर्मिति में अपना उत्कृष्ट नियोजन और व्यवस्थापन पूरे विश्व को दिखाया है। आज भी शनिवारवाड़ा शान से पुणे शहर में खड़ा हुआ है। ये शनिवारवाड़ा निर्मिति को देख के ही बाजीराव में विश्वास ज्यादा नाना पुरंदरे में जगाया। नाना साहेब ने नाना पुरंदरे को पदोन्नति देके उनका सम्मान भी किया। नाना भाऊ राघोबा दादा के मानसिकता और गुणदोष से सबसे ज्यादा परिचित पुरंदरे थे। राष्ट्रभक्त तो थे ही, लेकिन ऐसे चतुर विचारी बुद्धिजीवी को गृह कलह जो पेशवा के परिवार में चल रहा था उसे शांत करने में सफलता नहीं मिल सकी। उन्होंने भी हथियार डाल दिए। बताओ, इतना नाना टेढ़ी खीर है। मैं बताऊं ना, राघोबा दादा बड़ी टेढ़ी खीर था, बड़ा अहंकारी था। आखिरकार दादा ने 5 किले और 10 लाख राजस्व वाला क्षेत्र, इन दोनों की मांग भरे दरबार में आखिरकार कर डाली। वो कुकर हम लगाते हैं, उसमें लगातार प्रेशर नहीं बढ़ता, लेकिन प्रेशर सदैव वहां पे कुकर के अंदर रह नहीं सकता। एक समय तो ऐसा आता ही है कि कुकर को भी सीटी बजाने के बजाय दूसरा कोई चारा ही नहीं है। कुकर की सीटी बजती है, प्रेशर रिलीज होता है। तो बस दादा ने प्रेशर रिलीज कर दिया। 5 किले और 10 लाख रुपए राजस्व के क्षेत्र की खुलेआम मांग कर दी। अब इस मांग से राष्ट्र प्रेमियों का दरबार में पारा चढ़ गया। दादा को गोपीनाथ बाई ने कैद करने का मंसूबा भी वहां पे बना दिया। भाद्रपद शुद्ध तृतीया 22 अगस्त 1762 को अनुष्ठान समाप्ति के बहाने दादा पुणे से रफूचक्कर हो गया और पुणे से नजदीक एक वडगांव है, वो वडगांव में पहुंच गया। अब यहाँ पे बेचारे हमारे मासूम पेशवा, दादा को मनाने सारा पेशवा परिवार, उसके साथ मल्हार बा उनके पीछे 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 वडगांव पहुंचे। चर्चा का वहां भी एक दौर चला। नाना साहब के पांव की शपथ लेकर राघोबा दादा ने पाषाण जाके फिर पुणे लौटने की बात की। बताओ, इतना झूठा, इतना झूठा। मन में ना पूरा कपट भरा हुआ था नाना के। अपने ज्येष्ठ बंधु के पांव की शपथ, झूठी शपथ लेने के लिए दादा मजबूर हो गया। ये वही उसका वो दिमाग ही है, वो दूषित दिमाग। दादा ने कह दिया कि भाई मैं शपथ लेके कहता हूं कि मैं पुणे लौटूंगा, लेकिन पहले पाषाण जाऊं और पाषाण लौटने के बाद, पाषाण जाने के बाद मैं पुणे आ जाऊं। प्रत्यक्ष क्या हुआ? प्रत्यक्ष राघोबा दादा वडगांव से पाषाण के रास्ते अहिल्यानगर के दिशा में निकल पड़ा, नगर के दिशा में निकल पड़ा, जो 110 किलोमीटर दूर है पूना से। 20-25 किलोमीटर आगे निकल गया। रास्ते में सखाराम बापू, आबा पुरंदरे और महिपत राव चिटनिस उनकी राह देख रहे थे, लेकिन दादा ने घबराते हुए उन्हें पुणे लौटने का आदेश दिया। ये त्रिकुट पारनेर से पुणे लौटे। 30 अगस्त को उनको लौटाकर दादा वहां से डायरेक्ट नासिक गया, अहिल्यानगर नहीं गया। 30 अगस्त 1762 को दादा नासिक पहुंचा। नासिक में एक दिन रुका, वहां से विंचूर गया। विंचूर में 2 सितंबर को विट्ठल शिवदेव को उसने पत्र लिखा है। आज विंचूर पहुंच गया, सखाराम भगवंत भी यहां पहुंचे हुए हैं। मेरे मन के विचार आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। आप कृपया यहां पधारे। बाकी आपको पुणे से सखाराम पंत विस्तार से लिखेंगे।
आबा पुरंदरे, बहिर्जी अनंत, ये दो भी विंचूर आ गए हैं। निजाम के मित्रों, ये निजाम का जो मुराद खान था और नागपुर के अपने जानोजी राव, ये भी बाद में विंचूर पहुंचे। समझ गए? ये था दादा का सन्यासाश्रम का अनुष्ठान, ये था उसका व्रत, ये थी उसकी स्नान संध्या। धिक्कार है राघोबा दादा की सोच पे। हाँ, बार बार मुझे दिनकर जी की याद आती है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वंदे मातरम।